हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं हमारी जो क्लास 12th है उनका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है 13 अक्टूबर को। उसी के रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं चैप्टर 2 सत्ता के समकालीन केंद्र के। ये वीडियो फिलहाल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, ठीक है। इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ। 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर से लेकर 4 to 5 और 6 मार्कर्स तक के क्वेश्चंस आपको मैं बताने वाली हूँ। बेसिकली इसमें जो 1 मार्कर की क्वेश्चन है, यानी 1 अंक वाले जो प्रश्न हैं, वो आपको ऐसे स्टेटमेंट वाइज तो आएंगे नहीं, बट आपको MCQ में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं उसको MCQ में इजीली आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और जैसे किसी क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें सबसे पहले किसी चीज़ की स्टेटमेंट पूछी जाती है, किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछी जाती है, आप वो भी इसकी हेल्प से इजीली कर सकेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे ताकि ये वीडियो आपकी कुछ हेल्प कर सके, ठीक है। शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्शल योजना के तहत 1948 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? मार्शल योजना के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसके तहत 1948 में 1948 में कौन से संगठन की स्थापना हुई थी? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की मार्शल योजना के तहत 1948 में स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चीन में किस नेता ने और कब खुले द्वार की नीति अपनाई? जो चीन में कौन से नेता ने, आपको बताना है, खुले द्वार की नीति अपनाई, यानी ओपन डोर जिसे कहते हैं, ओपन डोर की नीति किसने अपनाई? द्यांग शाओपिंग ने 1978 में द्यांग शाओपिंग ने खुले द्वार की नीति अपनाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के किस प्रधानमंत्री के समय में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे गए? चीन के तब कौन से हमारे प्रधानमंत्री थे जिनके समय में आधुनिकीकरण की जो 4 नीतियां थी वह अपनाई गई? तो चाउ एनलाई के समय में आधुनिकीकरण की जो 4 नीतियां थी, ये 4 जो प्रस्ताव थे वह रखे गए। नेक्स्ट है आपका, आसियान का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आसियान से आपको एक आधा क्वेश्चन आएगा ही। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय संघ का गठन कब और किस संधि के द्वारा हुआ था? 1992 में मिस्ट्रिस संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ था, ठीक है। और मास्ट्रिस संधि के द्वारा उसका गठन हुआ था। कौन सी संधि भी पूछिए ना, किस संधि के द्वारा हुआ था, तो मास्ट्रिस संधि के द्वारा 1992 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ। नेक्स्ट है, भारत ने आसियान के किन 2 देशों के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया था? भारत ने आसियान में जो देश थे उनमें से कौन से 2 देशों के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया था? सिंगापुर और थाईलैंड के साथ भारत ने मुक्त व्यापार का समझौता किया था। नेक्स्ट है, आसियान ने आसियान शैली द्वारा किन 2 देशों का टकराव समाप्त किया? आपने आसियान के बारे में तो पढ़ा है, लेकिन आसियान शैली भी है एक जो, तो उसने कौन से 2 देशों का टकराव जो है समाप्त किया है? आसियान शैली ने कंबोडिया का और पूर्वी तैमूर का जो टकराव है वो समाप्त किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, यूरो मुद्रा को मानने का विरोध किन देशों ने किया? जो यूरो मुद्रा थी उनको मानने का विरोध किन 2 देशों ने किया था? स्वीडन तथा डेनमार्क ने यूरो मुद्रा को मानने का विरोध किया। कब और किस संधि द्वारा यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया गया? यानी आपको ये बताना है कब, यानी डेट बतानी है, और संधि के द्वारा यूरोपीय जो समुदाय थे उन देशों के बीच जो सीमा नियंत्रण था वो समाप्त किया गया। 1985 में शेंगेन संधि के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम बताइए। यूरोपीय संघ जो है उसकी मुद्रा का नाम बताना है। वो है यूरो। यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है वो यूरो है, बेसिकली यूरोप की मुद्रा, ठीक है, यूरो। नेक्स्ट है हमारा, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? जो चीन था उसने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया? अक्टूबर 1962 यानी 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। माओ के नेतृत्व में चीन में हुई क्रांति के बाद
अपनाया गया आर्थिक मॉडल किस देश पर आधारित था? जो माओ थे हमारे, उनके नेतृत्व में चीन में जो क्रांति हुई थी, उसके बाद जो आर्थिक मॉडल अपनाया गया था, वह कौन सी देश की आर्थिक नीति, कौन सी देश पे आधारित था? ठीक है, सो सोवियत संघ। आंसर है सोवियत संघ। जो चीन ने मॉडल अपनाया था आर्थिक मॉडल, वो सोवियत संघ देश के ऊपर आधारित था। ठीक है, अब यहाँ से हमारे 2 अंक के प्रश्न शुरू होते हैं, ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संगठन का अर्थ बताइए। जो क्षेत्रीय संगठन है, आप उससे क्या समझते हैं, उसका अर्थ बताना है। पहला, क्षेत्रीय संगठन प्रभुसत्ता संपन्न देशों के स्वैच्छिक समुदायों की एक संधि है। जो हमारा क्षेत्रीय संगठन है, वो स्वैच्छिक, जो देश है उनकी स्वैच्छिक समुदायों की एक संधि है, जो निश्चित क्षेत्र के भीतर हो तथा उन देशों को सम्मिलित हित को जिनका प्रयोजन उस क्षेत्र के संबंध में आक्रामक कार्यवाही ना हो। यानी जो निश्चित क्षेत्र है उनके भीतर तथा उन देशों का सम्मिलित हित होना चाहिए जो प्रयोजन उस क्षेत्र के संबंधित आक्रमण कार्रवाई ना हो। ठीक है, तो क्षेत्रीय संगठन का ये अर्थ है। नेक्स्ट है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों से क्या अभिप्राय है? जो आपके चैप्टर का नाम है, उससे आप क्या समझते हैं, यानी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से क्या अभिप्राय है? सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व में अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद अमेरिका का वर्चस्व पूरे देश में कायम हो गया। कुछ देशों के संगठनों का उदय सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के रूप में हुआ। यानी कुछ ऐसे देश थे जिनका उदय सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के रूप में हुआ। ये संगठन अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे क्योंकि ये संगठन राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो रहे हैं। जो ये संगठन जो थे अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे क्योंकि ये संगठन है वो राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो रहे हैं या थे। ठीक है, नेक्स्ट है, अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए चीन द्वारा उठाए गए किन्हीं 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। जो चीन था उसने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कौन से कदम उठाए, उनका आपको उल्लेख करना है। पहला, आयात के स्थान पर घरेलू उत्पादनों को अपनाया। यानी दूसरे देशों से कुछ चीज़ें खरीदने की बजाय उसने अपने ही देश में घरेलू उत्पादनों को अपनाया। खुले द्वार की नीति अपनाई, अमेरिका के साथ आर्थिक संबंध स्थापित किए और खेती का निजीकरण कर दिया गया। ठीक है, तो चीन ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ये कदम उठाए थे। नेक्स्ट है, आसियान के झंडे की विशेषताएं बताइए, इंपॉर्टेंट है। आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती हैं जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं। वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है। यानी आपसे पूछा गया है कि आसियान का जो झंडा है आपको उसकी विशेषता बतानी है। जो आसियान का झंडा है उसमें एक प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां बनी हुई हैं। इस तरीके से ऐसे कुछ करके धान की 10 बालियां बनी हुई हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया के 10 जो देश हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के जो 10 देश हैं उसको इंगित करती है, जो आपस में इनकी मित्रता और एकता के धागे से बंधी हुई है। तो ये बेसिकली मित्रता और एकता को प्रतीत करती हैं। ठीक है, वृत्त ये आसियान की एकता का एक प्रतीक है जो उनका झंडा है। ठीक है, नेक्स्ट है, मार्शल योजना क्या थी? इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। 1945 के बाद यूरोपीय देशों में मिलाप तथा अमेरिका द्वारा शीत युद्ध के दौरान अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए मदद। यानी 1945 के बाद जो यूरोपीय देश का जो मिलाप था और अमेरिका द्वारा जो शीत युद्ध के दौरान अर्थव्यवस्था में पुनर्गठन करना था, उसके लिए मदद थी, मार्शल योजना थी। नेक्स्ट है, आसियान के किन्हीं 2 संस्थापक देशों का नाम बताइए। 2 पूछे हैं, पर यहाँ पे देखिए 5 लिखे हुए हैं। आसियान के जो संस्थापक थे उनके नेम देशों के, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1970 के दशक में चीन ने कौन सी 2 नीतिगत निर्णय लिए? 1917 के दशक में, यानी 1970 से लेकर 1980 तक, ये पूरा दशक हो गया, यानी 10 ईयर्स हो गए आपके। इसमें चीन ने कौन से 2 नीतिगत निर्णय लिए? पहला, 1972 में अमेरिका से राजनीतिक व आर्थिक संबंध बनाए उसने। ठीक है, और
1978 में यानी 1978 में खुले द्वार की नीति की घोषणा की। 1970 से 80 के दशक में चीन ने ये दो नीतिगत निर्णय लिए। पहला, अमेरिका के साथ अपने संबंध अच्छे किए और 1978 में एक खुले द्वार की नीति की घोषणा की। नेक्स्ट है 1973 में यानी 1973 में चीनी प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने किन 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे। तो जो चाओ एन लाई थे उन्होंने 1973 में इन 4 क्षेत्रों का आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे। पहला, कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारों का क्या अर्थ है। अभी ऊपर आपसे आसियान के जो झंडे थे उसकी विशेषता पूछी थी और अब यहाँ पे आपसे यूरोपीय संघ के जितने झंडे हैं, यूरोपीय संघ का जो झंडा है उसमें जो 12 सितारे हैं जितने भी, उसका क्या अर्थ है ये बताना है। तो सितारे पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माने जाता है। जो उसमें स्टार्स बने हुए हैं वो पूर्णता, समग्रता और एकता का एक प्रतीक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है चीन द्वारा अपनाई गई खुले द्वार की नीति क्या थी। जो ओपन डोर की जो नीति थी चीन के द्वारा अपनाई गई थी वो क्या थी बताना है आपको। विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। जो चीन की ओपन डोर की नीति थी उसमें यह था कि विदेशी पूंजी जो थी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है तिथि के हिसाब से इन सबको क्रम दें, यानी अकॉर्डिंग टू इनके ईयर्स जो हुए हैं उसके सबसे पहला फिर उसके बाद वाला, इस हिसाब से उसको आपको व्यवस्थित करना है। सबसे पहला दे रखे हैं यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश, चीन की खेती का निजीकरण, खुले द्वार की नीति और राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास की समाप्ति। यहाँ पे आपको दे रखा सबसे पहले 4th वाला जो है हमारा 1972 में हमारा हुआ राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास की समाप्ति। उसके बाद 1978 में ओपन डोर की नीति, सेकंड हमारा चीन का निजीकरण हुआ 1982 में और फिर 2001 में विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश हुआ। ये डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपसे कुछ भी एक पूछ ले जाएगा कि विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश कब हुआ, तो आपको बताना होगा 2001। फिर आपसे किसी और एमसीक्यू में पूछ लिया खुले द्वार की नीति कब अपनाई या फिर खेती का निजीकरण किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया है सुमिलित कीजिए यानी मैच दी फॉलोइंग। यहाँ पे आपको मैच करना है इनको। देखते हैं, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना। पहला, बैंकोंग घोषणा पत्र द्वारा स्थापना, मुद्रा यूरो को मानने से इनकार और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य। ठीक है, ये आपको मैच करने हैं। देखते हैं, सबसे पहला यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना, फर्स्ट इसका होगा आपका ऑप्शन यहाँ पे दे रखा ग। ठीक है, ग। नेक्स्ट है बैंकोंग घोषणा पत्र द्वारा स्थापना किसकी हुई थी, तो वो हुई थी हमारे आसियान की। बैंकोंग घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके 10 देशों ने हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी। थर्ड है हमारा मुद्रा यूरो को मानने से इनकार करना, डेनमार्क तथा स्वीडन ने मना कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, तो वो कौन थे हमारे, फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, ये आंसर है, आप देख सकते हैं इनके। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। एक आर्थिक समुदाय के रूप में बने यूरोपीय संघ ने एक राजनीतिक संगठन का रूप कैसे ले लिया, यानी एक जो यूरोपीय संघ था वो हमारा एक आर्थिक समुदाय का रूप में बना था, उसने आगे चलकर राजनीतिक संगठन का रूप कैसे ले लिया। देखते हैं आंसर। यूरोपीय संघ एक राज्य की भांति है जिसका अपना झंडा, गान तथा स्थापना दिवस है। ठीक है, जो हमारा यूरोपीय संघ है वो एक राज्य है, पूर्ण राज्य है, क्योंकि उसका अपना झंडा है, अपना राष्ट्रीय गान है और अपना ही स्थापना दिवस है। ठीक है, यूरोपीय संसद के गठन के कारण भी वो एक राजनीतिक संगठन के रूप में उभरा। और सोवियत संघ के बाद 1992 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ, उसका पूर्ण एक अच्छे से स्थापना हुई, उसका एक स्थापना दिवस है, उसकी एक स्थापना दिवस की डेट है, इसीलिए भी वो एक राजनीतिक संगठन के रूप में उभरा।
एक मुद्रा है, समान विदेश एवं सुरक्षित नीति, न्याय एवं घरेलू मामलों में भी उसका आपसी सहयोग है। तो जो यूरोपीय संघ है उसकी एक अच्छी मुद्रा है, समान विदेशी और सुरक्षा नीतियों में भी उनका पूर्ण आपसी सहयोग है। इसी कारण से जो हमारा यूरोपीय संघ है वह आर्थिक समुदाय के रूप में बना था, परंतु वह एक राजनीतिक संगठन का रूप उसने ले लिया। इन्हीं कारणों की वजह से एक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो यूरोपीय संघ है वो एक राजनीतिक संगठन है कैसे, तो आपको उसमें ये बताने होंगे पॉइंट्स की उसका एक अपना राष्ट्रीय गान है, एक झंडा है, एक अपना स्थापना दिवस है यूरोपीय संसद के गठन के कारण, और फिर उसकी एक सोवियत संघ के बाद 1992 के बाद यूरोपीय संघ का गठन हुआ, और उसकी एक मुद्रा है, और जो समान विदेशी जो अनुपात है या फिर सुरक्षा नीति और न्याय और घरेलू के जो मामले हैं उनमें भी उनका आपसी सहयोग है। ठीक है, सो इन्हीं कारणों की वजह से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आसियान समुदाय के किन्हीं 2 स्तंभों और उनके उद्देश्यों के बारे में बताएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। जो आसियान समुदाय है उसके जो स्तंभ हैं उनके किन्हीं 2 स्तंभों के और उनके उद्देश्यों के बारे में आपको बताना है। सबसे पहला है हमारा सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। जो आसियान का सुरक्षा समुदाय है वो जो समुदाय के क्षेत्रीय विवाद है उनको सैनिक टकराव तक नहीं ले जाने की सहमति पर आधारित है। नेक्स्ट है आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों को साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन, क्षेत्रीय संगठन को बनाने के मुख्य उद्देश्य क्या है। जो क्षेत्रीय संगठन है उनको बनाने के पीछे उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, सदस्य देशों में एकता की भावना का मजबूत होना। जो हमारे सदस्य देश हैं उनमें आपस में एकता की भावना मजबूत होना। क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलना। ठीक है, सदस्यों के बीच आपसी व्यापार को बढ़ावा। क्षेत्र में शांति और सौंदर्य को बढ़ावा। जो क्षेत्र है उसमें शांति और सौंदर्य को बढ़ावा मिलना। विवादों को आपसी बातचीत के द्वारा निपटाना। जो विवाद हो रहे हैं उनका आपसी बातचीत के द्वारा निपटा लिया जाए, बजाय कि उसको हम जो है सेना तक ले जाएं, लड़ाई तक ले जाएं, युद्ध तक ले जाएं। ठीक है, तो क्षेत्रीय जो संगठन है उनको बनाने के यही मुख्य उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है, बदलती हुई चीनी अर्थव्यवस्था में व्याप्त किन्हीं 4 कमियों पर प्रकाश डालिए। जो चीन की जो बदलती अर्थव्यवस्था है उसमें आपको किन्हीं 4 कमियों के बारे में बताना है। पहला, 1980 के दशक में कर्ज की मदद से ये बड़ा बिजनेस बना। सो जो 1980 के दशक में जो कर्ज लिया था उसकी मदद से ये एक बड़ा बिजनेस बना चीन का। ठीक है, लेकिन 1990 से 1991 तक हालात बिगड़े और विकास दर गिरने लगी। विकास दर के मामले में जापान 5 विकसित मुल्कों से सबसे ऊपर है, लेकिन 1990 के दशक में वो निचले स्तर पर पहुंच गया। सो ये हमारी चीनी अर्थव्यवस्था में कुछ व्याप्त कमियां हैं जिस पर प्रकाश डालना था आपको। नेक्स्ट है, भारत एवं चीन के संबंधों में तनाव के 4 पहलुओं का वर्णन करें। जो भारत और चीन है उनके बीच में जो संबंधों में तनाव है उसको लेकर आपको वर्णन करना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और चीन के जो मुद्दे हैं आजकल आप देखते हैं काफ़ी प्रचलन में है। सो उनके जो संबंधों में तनाव आए हैं उनके मुद्दों पर आपको कौन कौन से मुद्दे हैं जिनमें तनाव आए हैं संबंधों में आपस में, तो आपको इस पर वर्णन करना है। पहला, 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध एकदम बिगड़ गए। नेक्स्ट, चीन को 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण किया। यानी चीन ने 1962 में लद्दाख पर और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत के साथ आक्रमण किया। चीन द्वारा पाकिस्तान को मदद की जाना। जो चीन है वो पाकिस्तान को मदद करता है। चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करता है कि वो गलत कर रहे हैं, ये वो सही ढंग से नहीं कर रहे। नेक्स्ट, बांग्लादेश तथा म्यांमार से चीन के सैनिक संबंध को भारतीयों के हितों के खिलाफ माना जाता है। जो बांग्लादेश और म्यांमार है से जो चीन के सैनिक संबंध है उनको भारत के हितों के खिलाफ माना जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को पेश किया।
चीन द्वारा वीटो पावर का प्रयोग करने से यह प्रस्ताव निरस्त हो गया। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, लेकिन चीन के पास जो वीटो पावर थी उसने उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करके और उस प्रस्ताव को निरस्त यानी बर्खास्त यानी खत्म करवा दिया। नेक्स्ट, भारत ने अजहर मसूद के आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पेश किया, जिस पर चीन ने वीटो पावर का प्रयोग कर उसको भी निरस्त कर दिया। तो जो भारत था उसने अजहर मसूद को जो था आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव पेश किया, लेकिन तब भी चीन ने वीटो पावर का प्रयोग करके उसको निरस्त कर दिया। नेक्स्ट, चीन की महत्वाकांक्षी योजना वंस बेल्ट ऑन वन रोड, जो चीन की एक महत्वाकांक्षी योजना है वंस बेल्ट वन रोड, जो कि पीओके यानी पाकिस्तान से होती हुई गुजरती है, उसे भारत को घेरने की रणनीति के तौर पर लिया जा रहा है। तो उससे वो क्या कर रहा है, भारत को पूरा घेरने की रणनीति पर लिया जा रहा है। तो यही कुछ मुद्दे हैं, यही कुछ बातें हैं जिनको लेकर भारत और चीन के बीच में आपसी विवाद और तनाव चलते आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चीन के साथ भारत के सुधरते संबंधों की व्याख्या करनी है। पहला, 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व बदलने से अब वैचारिक मुद्दे की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की, जिसके बाद सीमा विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने की पहल की गई। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने हेतु समझौते किए। 1999 में से द्विपक्षीय व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने के मामले में भी दोनों देश सहयोग द्वारा हल निकालने में राजी हुए हैं। और जो वैश्विक धरातल पर भारत और चीन के जो विश्व व्यापार संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के जो संबंध हैं, एक देशी नीतियाँ अपनाई हैं। ठीक है, तो इन सब मुद्दों पर जो है भारत और चीन के आपस में संबंध सुधरते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय संघ को क्या चीज़ें एक कमजोर क्षेत्रीय संगठन बनाती है? जो यूरोपीय संघ है उसको कौन सी चीज़ें एक कमजोर क्षेत्रीय संगठन बनाती है? कभी कभी सदस्य देशों द्वारा विदेश और रक्षा नीति का एक दूसरे के खिलाफ प्रयोग करना, यानी कभी कभी जो उसको सदस्य देश हैं वो एक दूसरे के खिलाफ जो नीतियाँ हैं, रणनीतियाँ हैं, एक दूसरे के खिलाफ उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो वो उसको कमज़ोर बना रहे हैं। एक संविधान बनाने का प्रयास असफल रहा उसका। डेनमार्क व स्वीडन द्वारा मिश्रित संधि व यूरो का विरोध किया जाना। कई सदस्य देश अमेरिका गठबंधन में थे, तो इसी कारण से जो यूरोपीय संघ है वो कमज़ोर क्षेत्रीय संगठन बनता चला जा रहा है। नेक्स्ट है, चीन की नई आर्थिक नीति के 4 तरीकों से चीन की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाया है। जो चीन है, चीन की नई आर्थिक नीति ने किन 4 तरीकों से चीन की नई जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसको लाभ पहुँचाया है? सो बताना है, आंसर देखते हैं। जड़ता को समाप्त करके खुले द्वार की नीति, कृषि के निजीकरण से, व्यापार से नए नियम और नए विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण द्वारा, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिणाम बढ़ा। सो इन्हीं तरीकों से जो चीन की अर्थव्यवस्था है उसको लाभ पहुँचाया गया। नेक्स्ट है, सत्ता के उभरते हुए वैकल्पिक केंद्रों द्वारा विभिन्न देशों में समृद्धशाली अर्थव्यवस्थाओं को रूप देने में निभाई गई भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए। यानी जो सत्ता है उसके उभरते हुए वैकल्पिक केंद्रों द्वारा विभिन्न देशों में समृद्धशाली अर्थव्यवस्था का रूप निभाया गया है, तो उसकी भूमिका बतानी है आपको। पहला, एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका वर्चस्व को सीमित करने के लिए सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों का होना आवश्यक है। यानी पहले जो विश्व था वो 2 ध्रुवीय विश्व था, अब वो 1 ध्रुवीय विश्व हो गया। तो अमेरिका के वर्चस्व को सीमित करने के लिए और सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र हैं उनका होना काफ़ी जरूरी है। यूरोपीय संघ, आसियान, गुटनिरपेक्ष आंदोलन तथा दक्षेत्र जैसे वैकल्पिक केंद्रों ने क्षेत्रीय स्तर पर अधिक शांतिपूर्ण और समृद्धशाली अर्थव्यवस्था का रूप देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। तो चित्र क और चित्र ख को ध्यानपूर्वक देखिए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको चित्र क और ये चित्र ख दे रखा है, इनको ध्यान से देखना है। ठीक है, सो ये जो है आपका, ये आपका आसियान का मैप है और ये आपको यूरोपीय संघ का है। सो चित्र क और चित्र ख में दर्शाए गए झंडे किस संगठन से संबंधित हैं?
चित्र का यूरोपीय संघ का झंडा है और चित्र ख हमारा आसियान का। चित्र का में बने 12 सितारे किसका प्रतीक है? यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। ठीक है, इसी तरीके से आपके मैप वाले क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है चित्र ख में प्रतीक चिन्हों के रूप में धान की 10 वालियों का वृत्त क्या संदेश देता है? ये धान का वृत्त बना हुआ है, ये क्या संदेश देता है? यह 10 देश आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं। वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है। नीचे दर्शाए गए कार्टून का, एक मिनट, कौन सा कार्टून है? अच्छा, ये रहा। नीचे दर्शाए गए कार्टून का अवलोकन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए, ये आपको एक साइकिल बना के दी गई है, ये भी आपकी बुक से लिया गया है पिक्चर। यहाँ पे लिखा है चीन। अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उसके आंसर देने। पहला, कार्टून में साइकिल क्या दर्शाती है? चीन की अर्थव्यवस्था। जो ये साइकिल है वो चीन की अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। ठीक है, कि समाजवादी और पूंजीवादी, ये इस तरीके से साइकिल चीन की एक अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। प्रस्तुत कार्टून में चीन की किस नीति को दर्शाया गया है? चीन के दोहरेपन, पूंजीवाद व समाजवाद, यानी चीन ने दोहरापन किया, पूंजीवाद भी अपनाई और समाजवाद भी। तो ये जो है चीन की दोहरेपन यानी पूंजीवाद और समाजवाद को दर्शाती है। चीन ने अपने आर्थिक विकास हेतु क्या क्या किया? चीन ने अपने आर्थिक विकास के लिए खुले द्वार की नीति अपनाई, विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया, कृषि और उद्योगों का निजीकरण किया। ठीक है, सो ये दो आपके जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से 6 मार्कर के क्वेश्चन देखते हैं अपने। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में कैसे उभरा? जो यूरोपीय संघ था वह एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में कैसे उभरा? सो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स में आंसर लिखना है। सबसे पुराना संगठन जो इसे स्थायित्व और प्रभावकारी बनाता है, क्योंकि ये जो संगठन है सबसे पुराना है जो इसे स्थायित्व और प्रभावकारी बनाता है। समान राजनीतिक रूप जैसे झंडा, गान, स्थापना दिवस और मुद्रा, जो इसके जो समान राजनीतिक रूप जैसे झंडा, गान और राष्ट्र दिवस है वो इसे प्रभावकारी बनाता है। यूरोपीय संघ सहयोग की नीति, विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना अधिक है। सो जो विश्व व्यापार संगठन है उसमें यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। इसके पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका रक्षा बजट अमेरिका के पास सबसे अधिक है, यानी अमेरिका के पास जो विश्व यूरोपीय संघ है वो दूसरे नंबर पे आता है। ब्रिटेन तथा फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं। जो ब्रिटेन और फ्रांस है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्यता है उसमें स्थायी सदस्य हैं, यानी परमानेंट मेंबर है। तो ठीक है, यूरोपीय संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में इस तरह से उभरा है क्योंकि अमेरिका के बाद ये सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान किस प्रकार प्रभावकारी होगा? वैकल्पिक शक्ति के जो केंद्र के रूप में हमारे को बताना है जापान किस प्रकार प्रभावकारी होगा। तो पहला, जापान निम्न तथ्यों के द्वारा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र बन सकता है। पहला, विश्व में उच्च प्रौद्योगिकी के लिए मशहूर है। जो जापान है वो विश्व में एक ऊंची किस्म की प्रौद्योगिकी के लिए मशहूर है। इसकी अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान विकसित देशों के समूह G18 में शामिल है। G18 में हमारा जापान शामिल है इसलिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान के हिसाब से जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट होता है उसमें जो अंशदान होता है यानी जो कंट्रीब्यूशन करता है जापान, उसके हिसाब से वो दूसरा सबसे बड़ा देश है। राष्ट्रों के बीच विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग तथा धमकी से काम लेने के तरीके का जापान के लोग हमेशा के लिए त्याग करते हैं। जो राष्ट्र में विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए या फिर किसी भी तरीके का बल प्रयोग करना अथवा धमकी से काम करने के लिए जो वहाँ के लोग हैं वह हमेशा से पीछे रहते हैं, उस चीज़ का त्याग करते हैं। जापान का सैन्य व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1% है, यानी जो जापान का सैन्य व्यय है, जो सेना को लेकर खर्चा किया जाता है, वो उसकी जो GDP है उसमें से केवल 1% है। क्योंकि आपने अभी ऊपर पढ़ा ना कि वहाँ के जो लोग हैं वे विवादों को सुलझाने के लिए बल व धमकी से काम लेने के लिए हमेशा से पीछे रहते हैं। तो इसलिए जो सैन्य व्यय है, जो सेना को लेकर खर्चा है, वह उसको केवल 1% है, यानी 1% है। फिर भी सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान चौथा है। यदि सैन्य व्यय में देखें तो जापान का स्थान चौथा है। तो इस तरीके से वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में हमारा जापान एक प्रभावकारी
ढंग से उभर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है चीनी अर्थव्यवस्था की उन्नति का आलोचनात्मक मूल्यांकन। जो चीन की अर्थव्यवस्था है उसकी उन्नति तो हुई है, उसका एक आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको बताना है, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। देखते हैं अपना आंसर। पक्ष में 1972 में राजनीतिक तथा आर्थिक एकांतवास की समाप्ति की। ठीक है, कृषि, सेना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आधुनिकीकरण, ये भी पक्ष में है। नेक्स्ट, खुले द्वार की नीति अपनाई जो काफ़ी काम की थी। नेक्स्ट, कृषि तथा उद्योगों का निजीकरण किया। ठीक है, विपक्ष में जो लोग हैं। सुधारों का लाभ सभी वर्गों को नहीं मिला, लेकिन जो भी सुधार हुए चीनी अर्थव्यवस्था, जो चीन की नई अर्थव्यवस्था थी उसमें जब सुधार हुए वो सभी वर्ग के लोगों के हित में नहीं थे। बेरोजगारी बढ़ी, महिलाओं के लिए रोजगार और काम की हालत ठीक नहीं थी, व्यापार को नुकसान पहुंचा, पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचा और भ्रष्टाचार भी बढ़ा। तो ये कुछ तर्क हैं जो लोग कहते हैं कि ठीक थे चीन की नई अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग, और ये कुछ तर्क थे जो काफ़ी बेकार थे। नेक्स्ट है चीन तथा भारत बड़ी आर्थिक शक्तियों के रूप में उभर रहे हैं। जो हमारा चीन और हमारा भारत है, हमारा तो नहीं खैर, चीन और जो हमारा भारत है वो आर्थिक शक्तियों के रूप में उभर रहे हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? कोई 3 तर्क देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब आपको बताना है चीन और जो भारत है बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। सो आप इससे सहमत हैं? आपको इसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ पॉइंट्स बताने हैं। सो विश्व स्तर पर चीन एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है। वैश्विक स्तर पर देखें तो जो हमारा जो चीन है वो एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है। जापान, अमेरिका, रूस के साथ अपने मतभेदों को कुछ हद तक सुलझा लिया है चीन ने। ठीक है, लैटिन अमेरिका व अफ्रीकी देशों में निवेश भी उसने करना शुरू किया है। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य, वैश्विक चुनौतियों के अनुकूल भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को ढाला है, और जो भारत है उसने वैश्विक चुनौतियों के अनुसार अपनी अर्थव्यवस्था यानी अपनी इकोनॉमी को ढालने की काफ़ी कोशिश की है। ठीक है, सो ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प की हो आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सो ये आपके चैप्टर 2 सत्ता के समकालीन केंद्र का एक 1 शॉट रिवीजन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।